Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to revise chapter number 13 of class 11 geography, and the chapter's name is Movements of Ocean Water. So first of all, if you're new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. You can also join our WhatsApp channel with the link in the description box, and you can also check out the links in the description box for the detailed chapter. सो लेट्स स्टार्ट. जो ओशन वाटर है, देखो हमारा जो पूरा चैप्टर है, इट इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द ओशन वाटर ओनली, और उसकी मूवमेंट जो है वो कैसे होती है. तो सबसे पहले आपको यही बताया है कि जो ओशन वाटर है वो डायनामिक है, इट कीप्स ऑन मूविंग, वो स्टैटिक नहीं है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो मूव करता रहता है. अब मूव क्यों करता है? तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं उसके खुद के, फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, और या दूसरे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जैसे सन मून का जो फोर्स है, विंड है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये इस ओशन के वाटर को मूव कराने में कंट्रीब्यूट करती हैं. अब ये जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों हो सकती है. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम नॉर्मली ओशन करंट्स एंड वेव्स कहते हैं. मतलब दो तरीके की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ओशन करंट एंड वेव्स. और वर्टिकल मूवमेंट जो है, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो टाइड्स हम पढ़ते हैं, सूरज और जो चांद है उसके पुल की वजह से, उसके फोर्स की वजह से क्या होता है, अर्थ पे जो पानी है वो ऊपर नीचे होता है वर्टिकली. ठीक है. हॉरिजॉन्टली मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वर्टिकली मतलब कि पानी अपनी ही जगह पे है पर वो ऊपर नीचे हो रहा है. तो वर्टिकली के केस में हम किसको पढ़ते हैं, टाइड्स को. उसमें क्या होता है, पानी ऊपर और नीचे होता है. एंड इसके साथ साथ वर्टिकल में हम अपवेलिंग को भी इंक्लूड करते हैं. जब एक जगह का पानी जैसे अगर शिफ्ट हो गया है, इधर पे पानी अगर यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो ये जो गैप बना है इसको फिल करने के लिए नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा, तो ये अपवेलिंग है. इस चीज को भी हम वर्टिकल मूवमेंट में गिनते हैं. तो शुरू करते हैं पहली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से, जो कि है वेव्स. तो वेव्स एक्चुअली पानी मूव नहीं करता वेव्स में, वेव एक एनर्जी है. तो जब हम कहते हैं कि लहर चल रही है, तो उसमें एक्चुअली पानी आगे नहीं बढ़ रहा होता है, एक्चुअली एनर्जी आगे बढ़ रही होती है. पानी तो सिर्फ सर्कुलर मैनर में वहीं के वहीं घूमता है. जैसे आप इस ग्राफ में देखोगे, इस पिक्चर में देखोगे, पानी तो इधर से यहां से ऐसे घूम रहा है. हुआ क्या है, हवा ऐसे चल रही थी. मेन रीजन क्या है वेव्स को चलने का, हवा है. ये जो एनर्जी है वो हवा की वजह से बनती है. हवा ये एनर्जी प्रोवाइड कराती है. जब हवा चलेगी तो वो समुद्र के जो सरफेस है उससे टकराएगी और उसको ढकेलेगी, आगे ढकेलेगी. जब उसको आगे ढकेलेगी तो थोड़ा सा ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर होकर थोड़ा आगे होगा. अब जब हवा यहाँ से बह के आगे जाएगी तो ये वाला पानी जो है वो नीचे आ जाएगा और इस तरीके से वापस अपनी जगह ले लेगा. और यहाँ पे जब ये पानी नीचे आ रहा था तो इसने क्या किया, इधर वाले पानी को ढकेला. अब ये वाला पानी क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा. और जब ये नीचे जाएगा तो ये और पानी को इस तरीके से आगे वाले पानी को मूव करेगा. यहाँ पे ये वाला जो पानी था ये आगे ऊपर मूव हो गया, फिर यही नीचे आ जाएगा और वापस ऐसी जगह ले लेगा. तो बेसिकली एनर्जी मूव कर रही है, वेव मूव कर रही है, बट वाटर बस सर्कुलर मैनर में घूम रहा है. एक जगह से दूसरी जगह कौन जा रहा है, वेव जा रही है. वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है. अगर इसको हम पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी कह रहे हैं, तो वेव पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है. पानी जो है वो पॉइंट ए पे ही सर्कुलर मैनर में घूम रहा है. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो. अब ये सारी चीजें जो होती हैं, जो ये वेव बन रही है, वो नॉर्मली सिर्फ सरफेस वाटर पे होती है. जो डीप वाटर्स हैं, जो गहरा ओशन है, वहां का पानी लगभग स्टेगनेंट रहता है, वहां पे ज्यादा असर नहीं होता है. और जैसे जैसे वेव्स जो है वो बीच के पास जाने लगती हैं, वैसे वैसे स्लो होने लगती हैं. मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे बीच के पास जाएंगे तो समुद्र की गहराई घटेगी, और समुद्र की गहराई के घटने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन होने लगती है, जिसकी वजह से वेव्स जो है ब्रेक हो जाती हैं. तो कब वेव्स ब्रेक होंगी, जब वेव जो है, जैसे ये डेप्थ है, क्या है, वेव ब्रेक कब होगी, जब ये डेप्थ जो है वो वेव लेंथ के आधे से भी कम हो. वेव लेंथ मतलब क्या है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो गैप है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं. जैसे ये एक वेव है, तो ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट, तो उठे हुए पॉइंट को हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे एकदम लो पॉइंट होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं ट्रफ. तो एक क्रस्ट से लेके दूसरी क्रस्ट के बीच में जो गैप है, ठीक है, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूअस, ये पहली क्रस्ट है, ये दूसरी क्रस्ट है, इसके बीच का जो गैप है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ. जब डेप्थ इस वेव लेंथ के आधे से भी कम हो जाए तो क्या होगा, फ्रिक्शन होनी शुरू हो जाएगी और ये जो वेव है वो ब्रेक कर जाएगी. ब्रेक का मतलब कि ये सी शोर पे जाके टूट जाएगी, फैल जाएगी, एक तरीके से वेव खत्म हो जाएगी बीच पे आके. इस तरीके से
ये वेव जो है वो चलती है। और लार्ज ओशंस में, जो ओपन ओशन है, गहरे पानी है, वहां पे वेव्स काफी बड़ी होती हैं क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन वगैरह इतना नहीं होता और हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं। तो वहां पे क्या होता है, गहरे पानी में, ओशंस में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, लार्जेस्ट वेव आती हैं। और जैसे जैसे हवा बढ़ती जाती है, हवा तेज चलती जाती है, स्ट्रॉन्ग वेव होती जाती है, वैसे ही ये जो वेव है ये भी उतनी बड़ी होती जाती हैं। हवा इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो जितनी तेज हवा चलेगी, जितनी देर तक चलेगी, उतनी ज्यादा ये बड़ी वेव्स हो जाएंगी। ठीक है, तो वेव्स कैसे बनती हैं नॉर्मली? जब वेव कैसे शुरू होगी, जब हवा पानी के सरफेस से, ओशन का जो सरफेस है उससे टकराएगी तो वो पानी को ऊपर उठाएगी। तो शुरुआत कैसे होती है, वेव बनने की शुरुआत होती है रिपल्स से। जब विंड की स्पीड 2 नॉट या उससे कम हो, 2 नॉट का मतलब होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 नॉट में 1.85 किलोमीटर पर आवर होता है। ये स्पीड है बेसिकली, जैसे हम किलोमीटर पर आवर कहते हैं, इसी तरीके से नॉट जो है वो स्पीड है। 1 नॉट का मतलब होता है 1.85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो 2 नॉट मतलब क्या हो जाएगा, 3.70 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली जब हवा 2 नॉट या उससे कम की स्पीड की होती है तो छोटे छोटे रिपल्स बनते हैं, स्मॉल रिपल्स। इस पिक्चर में देखो, ये हल्का हल्का बहुत थोड़ा थोड़ा पानी जो है इस तरीके से उठा हुआ है। ये प्रॉपर वेव नहीं है, इनको हम बोलेंगे रिपल्स, हल्का हल्का पानी उठा हुआ है। बट जैसे जैसे हवा तेज होने लगेगी, हवा की स्पीड बढ़ेगी, तो ये वेव्स जो हैं, ये रिपल्स जो हैं वो वेव्स में बन जाएंगे और इस तरीके से एक बड़ी वेव का ये रूप ले लेंगी। और ये जो वेव है ये तब तक बड़ी होंगी, तब तक ऊपर उठती जाएंगी, जब तक कि इनके ऊपर ये इस तरीके से एक व्हाइट कैप ना आ जाए। कैप मतलब ये इनकी हाइट इतनी बड़ी हो जाए कि ये नॉर्मल ऐसे नहीं है, बल्कि ये इस तरीके से टर्न हो जा रही है। देखो डिफरेंस है, एक मैंने ये सी शेप में बनाई है और एक नॉर्मल मैंने ऐसे बनाई है। तो ये सिंपल उठी हुई है, बट जब इसकी हाइट बहुत ऊंची हो जाएगी, जब इसकी हाइट बहुत ऊंची हो जाएगी इस तरीके से, तो ये अपने वेट को संभाल नहीं पाएगी और ये जो इसका टॉप है ये टर्न कर जाएगा ऐसे। तो ये कैप बन जाएगी, व्हाइट कैप बन जाएगी। तो शुरुआत होगी रिपल्स से, धीरे धीरे करके ये वेव्स बड़ी होंगी और बड़ी होते होते ये फिर क्या करेंगी, शोर पे जाके टकरा जाएंगी। इतनी बड़ी होंगी जब तक कि इनके ऊपर ये व्हाइट कैप ना आ जाए, और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएंगी, मतलब ये शोर पे जाके टकरा जाएंगी। वेव जो है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर भी ट्रेवल कर सकती हैं शोर पे आने से पहले। अब वेव्स जो है वो, उनके साइज को, उनकी शेप को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि वो कब ओरिजिन हुई थी, कहाँ से ओरिजिन हुई थी। अगर स्टीप वेव्स हैं, वेव जो है थोड़ी स्टीप है, इसका मतलब क्या है कि वो अभी लोकल विंड्स की वजह से ही बनी है, पास में ही वो बनी है। बट अगर वेव्स बहुत स्लो चल रही हैं और बहुत स्टेडी वेव्स हैं तो क्या होगा, इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं, मतलब इस तरीके से धीरे धीरे वेव्स जो है वो आगे बढ़ रही हैं काफी बड़े अमाउंट में, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे कि वेव्स पीछे से आ रही हैं, काफी दूर वो बनी थी, हो सकता है दूसरे हेमिस्फेयर में बनी हो। इस तरीके से मैक्सिमम जो वेव की हाइट है वो कैसे डिटरमाइन होगी कि ये जो वेव है वो कितनी ऊंची तक जा सकती है। वेव की हाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके हाईएस्ट पॉइंट से लेके इसके लोएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, ये वेव है, ठीक है। इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है, लोएस्ट पॉइंट यहाँ है, तो अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखोगे, इसको हम क्या कहते हैं, हाइट, वेव की हाइट। तो ये वेव की हाइट कितनी बड़ी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा कि हवा कितनी तेज चल रही है, कितनी स्ट्रांग है विंड, कितनी देर तक वो बह रही है, किस डायरेक्शन में, वो सिंगल डायरेक्शन में वो कितनी देर तक बह रही है। तो इस तरीके से वेव की हाइट डिसाइड होगी। वेव जो है वो ट्रेवल क्यों कर रही है, क्योंकि विंड जो है वो पुश कर रही है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि विंड जो है पानी को पुश करेगी, ये वाला पानी ऊपर उठेगा और जब ये पानी नीचे आएगा तो ये नीचे वाले, यहाँ वाले पानी की जगह लेगा ना, तो यहाँ पे जो पानी था वो फिर ढकेल के आगे हो जाएगा। ये पानी जब नीचे आएगा तो ये इधर के पानी को ढकेलेगा और वो पानी ऊपर उठ जाएगा। जब ये पानी नीचे आएगा तो ये यहाँ वाले पानी को ढकेल देगा। तो इस तरीके से ये वेव जो है वो आगे बढ़ती जाती है और पानी वहीं की वहीं घूमता रहता है। ठीक है, एनर्जी है एक तरीके से, जैसे आप अर्थक्वेक की एनर्जी देखते हो ना, अर्थक्वेक में किस तरीके से एनर्जी जो है वेव्स की फॉर्म में मूव करती है, तो बेसिकली उसी तरीके से है। ये जो एनर्जी है वो हवा प्रोवाइड करा रही है। अब ये एनर्जी आगे आगे बढ़ती जाएगी। जब यहाँ पे थी ये एनर्जी तो हवा ने क्या किया, ये इसको उठाया। अब जब ये वेव लीव करेगी, मतलब जब ये एनर्जी यहाँ से जाएगी, तो इधर का पानी नीचे हो जाएगा क्योंकि एनर्जी यहाँ से चली गई, तो यहाँ का पानी नीचे बैठ जाएगा। पानी उठा क्यों था, एनर्जी की वजह से। और जब एनर्जी लीव कर जाएगी, एनर्जी चली जाएगी, तो पानी नीचे आ जाएगा। अब एनर्जी कहाँ गई, अब एनर्जी यहाँ आ गई है, तो यहाँ का पानी उठ जाएगा। और जब एनर्जी यहाँ से भी चली जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, तो ये पानी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि जब वेव आ रही होती है तो वो क्या करती है, वो पानी को उठाती है,
पानी को ऊपर उठाती है और आगे ले जाती है। और जब वेव जाती है, अभी हमने देखा ना, पहले वेव यहाँ थी, अब यहां से जब जाके यहाँ आएगी तो क्या होगा, जब वेव इस पॉइंट को लीव करेगी तो क्या होगा, पानी जो है वो नीचे आएगा और बैक आएगा सर्कुलर मैनर। तो वेव के अराइवल पे क्या होता है, पानी ऊपर उठता है और आगे बढ़ता है। वेव के डिपार्चर पे क्या होता है, जब वेव चली जाएगी, एनर्जी यहां से लीव कर जाएगी इस पॉइंट से, तो ये जो पानी है वो नीचे आएगा और पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। इस तरीके से एक सर्कल बनेगा। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं वेव के। तो वेव क्रस्ट एंड ट्रफ आपको बता दिया, जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट होता है। हाईएस्ट पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं, लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ कहते हैं। वेव हाइट बता दिया, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच का जो गैप है इसे हम हाइट कहते हैं। एम्पलीट्यूड का क्या, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, वेव हाइट के आधे को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। जैसे ये हमने इस तरीके से वेव बनाई। अब वेव की हाइट क्या है, वेव की हाइट है ये टॉप पॉइंट से लेके बॉटम तक, ये वाले, ये वेव हाइट है। बट इसका आधा क्या होगा, जहां से मैंने ये ब्लू लाइन बनाई है, तो ये चीज है एम्पलीट्यूड। यहां पे इसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। इस तरीके से वेव हाइट का जो आधा होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव पीरियड क्या है, कि दो सक्सेसिव वेव क्रस्ट या ट्रफ के बीच में टाइम कितना है, कितना टाइम ये ले रही है। जैसे यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर आने पे ये वेव कितना टाइम ले रही है, इस चीज को हम बोलेंगे वेव पीरियड। वेव लेंथ क्या बोलेंगे, दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो गैप होता है उस चीज को हम वेव लेंथ कहते हैं। वेव स्पीड क्या है, किस रेट से ये पानी आगे बढ़ रहा है, किस वेव से पानी जो है वो मूव कर रहा है या वेव जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, इसको हम नॉट्स में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड के टाइम पीरियड में, एक सेकंड के अंदर कितनी बार कितनी जो वेव्स हैं वो इसके अंदर ट्रैवल कर रही हैं, तो इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ एक सेकंड के अंदर 3 वेव्स जो हैं वो आ गई, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग 1 सेकंड टाइम, एक जगह पर एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। अब नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है टाइड्स। अब टाइड्स क्या होती हैं, सो पीरियडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। पीरियडिकली मतलब कुछ कुछ टाइम गैप के बाद सी लेवल जो है, सी का वाटर जो है वो राइज करता है और फॉल करता है। मेनली किस वजह से, सन एंड मून की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुल है, उसकी वजह से जब ये पीरियडिकल राइज एंड फॉल होता है सी लेवल में, उस चीज को हम कहते हैं टाइड्स। अब ऐसा नहीं है कि ये जो राइज और फॉल है वो सिर्फ और सिर्फ सन एंड मून की एक्टिविटी की वजह से होता है, बट दूसरे भी मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि विंड्स या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनकी वजह से भी वाटर के राइज में अंतर आता है, राइज या फॉल होता रहता है, बट उस चीज को हम सर्जेस कहते हैं। मतलब जब मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स जैसे कि विंड या फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस, इनकी वजह से जब सी लेवल में राइज या फॉल होता है उन्हें सर्जेस कहते हैं। बट स्पेसिफिकली जब सन एंड मून के अट्रैक्शन की वजह से सी लेवल में चेंज आए तो उस चीज को हम टाइड्स कहते हैं। तो सर्जेस जो है वो रेगुलर टाइड्स नहीं है, दे आर लिटिल डिफरेंट। स्टडी ऑफ टाइड्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि टाइड्स हर जगह सेम नहीं होती हैं, दे आर डिफरेंट, वो वेरी करती हैं स्पेशली भी एंड टेम्पोरली भी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भी ये वेरी करेंगी और टाइम वाइज भी, कि एक टाइम से दूसरे टाइम में भी ये चेंज करेंगी। हर टाइम हर वक्त सेम टाइड नहीं आ सकती। मतलब होता क्या है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का अफेक्ट है, किस पोजीशन में सन है, किस पोजीशन में मून है, ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं टाइड्स को। तो इसीलिए इनकी स्टडी जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो वेरिएशंस है वो काफी ज्यादा है फ्रीक्वेंसी में, कि कितने टाइम में कितनी बार टाइड्स आ रही हैं, कितने लेवल पे आ रही है, कितनी हाइट की टाइड्स आ रही है, तो ये सारी चीजें इसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। अब देखो, ग्रेविटेशनल पुल तो अर्थ पे सन का भी लगता है और मून का भी लगता है। अब कहने को सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज्यादा है मून के मुकाबले, है ना, क्योंकि सन बहुत बड़ी बॉडी है, वो पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है, उसने पूरे सोलर सिस्टम को संभाल के रखा है। बट जब आप बात करते हो अर्थ की, कि अर्थ के ऊपर किसका ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो मून जो है उसका ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। भले ही अगर हम देखें कि क्वांटिटी वाइज वैसे जो होता है वो सन ज्यादा पावरफुल है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है और मून का कम है। पर जब हम बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर किसका ज्यादा लग रहा है, तो मून का लगता है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के काफी पास है। सन बहुत दूर है बट मून कंपैरेटिवली पास है, इस वजह से
कम ग्रेविटेशनल फोर्स, खुद का कम ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद भी वो ज्यादा असर करता है अर्थ के ऊपर, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के ज्यादा पास है। तो मेजर जो असर पड़ता है, वो मेजर जो एक्सटेंट रहता है, वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का रहता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही काम करता है, इसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर रहते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी अफेक्ट करती है, ये भी हेल्प करती है टाइड्स को लाने में। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, सन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब मिलके टाइड्स को लाते हैं, अर्थ के ऊपर टाइड्स आती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली रोटेटिंग बॉडी पे लगता है बाहर की डायरेक्शन में। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो एक फोर्स तो अंदर की तरफ लगेगी और एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे आप एक स्ट्रिंग में, धागे में एक पत्थर को पकड़ के चारों तरफ घुमा रहे हो, तो होता क्या है कि एक फोर्स तो इसमें अंदर की तरफ लगेगी, ये जो स्ट्रिंग है ये इस पे फोर्स लगा रही है अंदर की तरफ, उस अंदर वाली फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ लगती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो होता क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक रोटेटिंग बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर की तरफ खींच रही होती है, तो जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को घुमा रहे हो, इसको छोड़ दोगे, तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है या जो पत्थर है वो दूर जाके गिर जाएगा। तो वो दूर क्यों गिरा? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जिस तरीके से अभी हमने एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके देखा कि एक स्ट्रिंग में हम पत्थर लगा के चारों तरफ घुमाएं तो उस पर 2 फोर्स लगेंगे, सिमिलरली अर्थ के ऊपर भी जब अर्थ जो है वो चारों तरफ घूमती है तो उसके ऊपर भी 2 फोर्स लग रही हैं। एक तो अंदर की तरफ हम कह सकते हैं, जैसे ये अर्थ है और इसके ऊपर यहाँ मून है, तो जिस तरफ मून रहेगा उस पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, अंदर की तरफ यहाँ जिस तरफ मून है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, बट एट द सेम टाइम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक पीछे की तरफ, एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगेगी, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो बल्ज जो है, पहले तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बल्ज आएगा। जब मून की तरफ वाला हिस्सा है वो क्यों ऊपर उठेगा, उसका पानी का लेवल क्यों राइज करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बट पीछे यहां पे क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आगे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है, तो जो पानी बढ़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बट जब आप पीछे देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये मून से दूर है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो जब टाइड्स जो है वो कैसे बनती हैं? एक टाइम पे, जैसे ये वाला हिस्सा है, अभी यहाँ पे मून की तरफ ये वाला हिस्सा है, तो एक बार तो यहाँ पे टाइड्स बनी, क्यों? क्योंकि इस तरफ मून है, और दूसरी तरफ इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे बनी जहां पे मून नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। बट जब ये मून घूमता घूमता रोटेट करता करता यहां आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे ग्रेविटी के कारण बल्ज बन रहा है और इधर पे अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से काम, मतलब ये जो बल्ज है वो बनेगा। तो इसीलिए किसी भी जगह पे मेनली ज्यादातर 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड आती है। एक बार हाई टाइड कब आएगी? जब मून उसके तरफ होगा, और दूसरी बार हाई टाइड कब आएगी? जब मून उसके एग्जैक्ट अपोजिट में होगा। ठीक है, और जो दूसरी साइड्स है ये लो टाइड को एक्सपीरियंस करेंगी। बल्ज मतलब हाई टाइड, पानी का लेवल बढ़ गया है। तो ये जो टाइड जनरेटिंग फोर्स है ये क्या है? बेसिकली ये टाइड क्यों जनरेट हो रही है? ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फोर्सेस। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। होता क्या है, अभी जस्ट हमने देखा कि इस तरीके से जैसे अर्थ है और ये मून है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसलिए पानी का जो लेवल है वो आगे बढ़ जाएगा। पर पीछे, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जा रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी इज लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पीछे वाली तरफ, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो जितना एक्स्ट्रा लगेगा उसकी वजह से यहाँ पे बल्ज बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है जिसमें ये लिखा है कि किस तरीके से जो टाइड जनरेटिंग फोर्स है वो बेसिकली क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई जिस तरफ जो चीज कम है तो वो ज्यादा असर नहीं डालेगी, बट जो चीज ज्यादा है उसकी वजह से वहां पे बल्ज बनेगा। जब मून इस तरफ है तो यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम करेगी, तो जितनी ज्यादा है उतना हिसाब से यहाँ पे बल्ज आएगा, राइट। और एग्जैक्टली अपोजिट में क्या होगा? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है तो वो वहां पे काम करेगी, तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली बल्ज को क्रिएट करता है। सो अर्थ के सरफेस पे क्या होता है कि 2 तरीके की टाइडल जनरेटिंग फोर्स होती हैं, टाइड जनरेटिंग फोर्सेस, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल फोर्सेस। तो मेनली जो असर होता है, मेनली जो टाइड्स बनती हैं वो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से बनती हैं।
हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब जो सरफेस की तरफ काम कर रही हूँ, वर्टिकल मतलब जो सेंटर की डायरेक्शन में काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि जब बल्ज बनेगा, जब ये बल्ज बना यहाँ पे, इधर पे बल्ज कैसे बनेगा, जब मून इस तरफ है, ग्रेविटी पुल यहाँ पे हो रहा है, ग्रेविटी पुल की वजह से हम ये तो कह रहे हैं पानी का लेवल राइज करेगा, पर कैसे करेगा, क्यों करेगा, तो होता क्या है, यहाँ साइड साइड का जो पानी है वो यहाँ इकट्ठा होने लगेगा। तो अर्थ के सरफेस पे जो पानी है वो बह बह के इस तरफ आने लगेगा जहां पे मून है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से बल्ज होगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो दोनों तरफ बन रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, इस तरफ ग्रेविटी की वजह से बनेगा, इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बनेगा। और होगा क्या, यहाँ पे कुछ पानी तो आधा इस तरफ बहने लगेगा और कुछ पानी ऐसे बहेगा। तो बेसिकली पानी जो है वो बह बह के इन जगहों पे इकट्ठा हो रहा है, एक इस तरफ एक इस तरफ, और जिसकी वजह से ये पानी का लेवल बढ़ रहा है। तो ये है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्स। बट जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल बात करेगा ऐसे, ये मून है, ये अर्थ है, अब मून इसको अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे, और अर्थ का भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ भी क्या कर रही है, वो पानी को इस तरफ नीचे की तरफ खींच रही है। इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मून जो है पानी को, अब यहाँ पे हम जो पानी बह के आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल क्या बात कर रहे हैं कि जो पानी है ना उसका वेट घटता है और बढ़ता है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, पानी भारी और हल्का हो जाता है, ऐसा समझ सकते हो। तो जब ये पानी भारी और हल्का होता है तो काउंटर बैलेंस मिलता है अर्थ की ग्रेविटी से, कि मून यहाँ से पानी को खींच रहा है, उसको ऊपर उठा रहा है, उसको हैवी बना रहा है, बट यहाँ पे अर्थ भी उसको फिर खींचेगी, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ये वर्टिकल जो फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगी। बट जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, पानी बह बह के यहाँ आ गया मून की तरफ, और यहाँ आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जो बल्ज है वो मेनली किस वजह से बन रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से, वर्टिकल फोर्स का ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि ये जो दो ग्रेविटीज हैं, अर्थ का भी जो ग्रेविटी है वो भी उसको थोड़ा सा काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगी। मून की ग्रेविटी, मून जो है वो उसको पानी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और अर्थ पानी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। यहां अब पानी की बात हो रही है, बहने की बात नहीं हो रही, ठीक है। उस चीज पे आप वर्टिकल पे फोकस डालो, तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी। इस वजह से क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कि जो रोल है वो हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्सेस का ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन वर्टिकल फोर्सेस, राइट। अब टाइडल बल्ज जो है वो क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्स होती हैं उनपे बहुत ज्यादा ग्रेटर हाइट तक बनता है। आप पिछले चैप्टर में कॉन्टिनेंटल शेल्स के बारे में पढ़ के आ चुके हो। तो जो वाइड मतलब बहुत बड़ी बड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्स होती हैं वहां पे काफी ज्यादा हाइट तक पानी का लेवल बढ़ जाता है। जब टाइडल बल्ज मिड ओशनिक आइलैंड्स वगैरह में पहुंचता है तो वहां पे वो थोड़ा कम हो जाता है, वहां पे इतना ज्यादा नहीं होता है। और जो एस्चुरीज, बेज, इन सब की जो शेप्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पानी के लेवल को बढ़ाने या घटाने में या मैग्नीफाई करने में टाइड्स की इंटेंसिटी को, कि जैसे नॉर्मल टाइड है, ठीक है, बट वो किसी फनल शेप्ड बे में पानी आए। जैसे फनल क्या होती है, जिसमें से आप तेल वगैरह जो है वो निकालते हो, कोई पतला सा बोतल वगैरह में अगर आपको तेल भरना होता है तो आप कुछ इस शेप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करते हो, इसे फनल कहते हैं। तो इसकी शेप क्या है, इस तरीके से वी टाइप यू टाइप शेप है। अब होगा क्या कि जैसे ये एक बे है ऐसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे कोस्ट है और इधर पे समुद्र है। अब इधर पे क्या होगा, जब टाइड आएगी तो ये सारा पानी इसमें इकट्ठा होने लगेगा। अब पीछे से बहुत सारा पानी आएगा, बट यहाँ पे क्योंकि इस तरीके की फनल शेप है, वी शेप है, तो इधर पे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि लेवल सेम रहेगा, यहाँ पे जो भी पानी आएगा वो बहुत इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे काफी हाई लेवल की टाइड्स आएंगी। तो इस तरीके से ये जो एस्चुरीज वगैरह होती हैं, बेस होती हैं, इनकी शेप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइड के इफेक्ट को मैग्नीफाई करने में, उसको बड़ा करने में। पानी बह के ये जो आता है, टाइड्स की वजह से जो पानी बह बह के आ रहा है बेस वगैरह में, इस चीज को हम टाइडल करंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है टाइड्स ऑफ फंडी बे। अब ये जो बे ऑफ फंडी है कनाडा में, ये कनाडा के नोवा स्कोटिया जगह पे है। ये बेसिकली सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइड्स को रिसीव करता है। यहाँ पे लगभग 15 से 16 मीटर हाई वाटर लेवल पहुंच जाता है, इतना ज्यादा मतलब पानी का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाई टाइड्स, 2 लो टाइड्स जो हैं वो रिसीव होती हैं, मतलब 24 घंटे में 4 टाइड्स आती हैं, 2 हाई टाइड 2 लो टाइड। तो इसका मतलब लगभग हर 6 घंटे में
एक टाइड आती है। तो रफ एस्टिमेट की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में लगभग 240 सेंटीमीटर पानी बढ़ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे कभी घूमने जाओ और 1 घंटे तक वहां रुको तो आप देखोगे 1 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा, पानी आपके सर के ऊपर चला जाएगा। 240 सेंटीमीटर 1 घंटे में लेवल बढ़ जाएगा पानी का। तो इस तरीके से आप अगर कभी जाओ एक्सपीरियंस कर सकते हो टाइड्स को। वैसे हमारे देश में भी बहुत बड़ी कोस्टल बाउंड्री है, वहां पे भी बहुत मतलब टाइड्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो अगर आप कभी कोस्टल एरियाज में गए हो या रहते हो तो आप ये चीज एक्सपीरियंस इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टाइड्स। तो होता क्या है कि टाइड्स जो हैं, जैसा भी हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सेम तरीके की टाइड्स आएंगी, सेम फ्रीक्वेंसी से आएंगी। तो बहुत ज्यादा वेरी करती हैं फ्रीक्वेंसी में, डायरेक्शन में, मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और इवन टाइम टू टाइम जो है वेरी करते हैं कि किसी टाइम ज्यादा आ रही है, किसी टाइम कम आ रही है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो इस वजह से हमने जो टाइड्स हैं उनको 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, ग्रुप कर दिया है, उनके फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर कि एक दिन में वो कितनी बार आ रही हैं, और उनके हाइट के बेसिस पर कि क्या उनकी हाइट है। तो पहले जब हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे 3 कैटेगरीज है और हाइट के बेसिस पे 2 कैटेगरीज है। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे पहला है सेमी डायर्नल टाइड। सेमी डायर्नल टाइड जो है सबसे ज्यादा कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि जब दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आए, उस चीज को हम कहते हैं सेमी डायर्नल टाइड। इसमें सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड जो होती है उनकी हाइट सेम रहती है। मतलब हाई टाइड और लो टाइड आती जो है उनकी हाइट लगभग सेम रहती है, उनका लेवल, वाटर लेवल सेम रहता है। डायर्नल टाइड क्या होती है, इसमें दिन में एक हाई टाइड और एक लो टाइड आती है। एंड इसमें भी जो भी हाई टाइड लो टाइड आती है, जैसे आज एक हाई टाइड आई, उसका जो भी लेवल था लगभग उतना ही लेवल अगली हाई टाइड में होगा जो अगले दिन आएगी। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स का जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। बट मिक्स टाइड में क्या होता है, यहाँ पे जो हाइट है वो वेरी करती है। मतलब टाइड्स जो हैं, चाहे हाई टाइड हो चाहे लो टाइड हो, कि जो 2 हाई टाइड्स हैं हो सकता है उनकी हाइट सेम ना हो, सक्सेसिव जो हाई टाइड्स हैं उनकी हाइट सेम ना हो, या सक्सेसिव जो लो टाइड है उनका लेवल सेम ना हो। तो मिक्स टाइड में क्या होता है, लेवल सेम नहीं रहता है। जैसे 2 हाई टाइड या 2 लो टाइड्स के बीच का जो हाइट है वो सेम नहीं रहेगी। ये इस तरीके की जो टाइड्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में और पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स में पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो हाइट के बेसिस पे है, हाइट का बेसिस पे एक्चुअली हमने जो क्लासिफिकेशन की है ये क्यों की है, क्योंकि जो हाइट है ना, टाइड्स की जो हाइट है वो सन, मून एंड अर्थ की अलाइनमेंट पे बहुत ज्यादा मैटर करती है कि उनकी पोजीशन क्या है। तो उससे हाइट बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तो हमने इसके बेसिस पे 2 कैटेगरीज की हैं यहाँ पे, एक स्प्रिंग टाइड की और एक नीप टाइड की। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि जब सन, मून एंड अर्थ जो है तीनों एक लाइन में हो, तो एक लाइन में जब होते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। जैसे अर्थ, फिर यहाँ पे सन और फिर यहाँ पे मून, या फिर मून यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मून यहाँ नहीं है तो यहाँ होगा। बट बात क्या है, तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। जब ये सेम लाइन में होते हैं तो ये अर्थ के ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल करते हैं, कि यहाँ पे मून भी पुल कर रहा है और सन भी पुल कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई टाइड एंड एक्सट्रीमली लो टाइड बनती है। मतलब कि हाइयर देन हाई टाइड्स एंड लोअर देन लो टाइड्स बनती है। नॉर्मल टाइड जो होती है, नॉर्मल हाई टाइड जो होती है, उससे हाई टाइड बनेगी, उससे कहीं ज्यादा ऊंची टाइड बनेगी। और नॉर्मल जो लो टाइड बनती है उससे काफी लो लेवल पे लो वाली टाइड बनेगी, इस केस में स्प्रिंग टाइड में। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हमने बोला सन यहाँ है, मून यहाँ है और यहाँ अर्थ है। ये अर्थ, ये मून और ये सन। अब जब ये तीनों सेम लाइन में होंगे तो क्या होगा, मून भी ऐसे पुल कर रहा है और सन भी ऐसे पुल कर रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा यहाँ पे फोर्स लगेगी और बहुत ज्यादा हाई टाइड बनेगी। बट जब मून यहाँ है तो भी दोनों सन एंड मून जो है उनका मिलकर ग्रेविटेशनल पुल होगा। जब यहाँ से मून खींचेगा तो इसका काउंटर इफेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक बल्ज बनेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। बट जब सन भी इसको खींचेगा, सन अभी इसको और खींच रहा है, तो यहाँ एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बल्ज बना हुआ है और एक सन की पुल के कारण भी एक बल्ज बना हुआ है, तो ये बल्ज काफी बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली जब सन के पुल की वजह से यहाँ और हाई बल्ज बनेगा तो इधर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बल्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब जब एक तरीके से ये क्या होगा, फुल मून वाले केस में उसमें भी बहुत एक्सट्रीमली हाई टाइड बनेगी, स्प्रिंग टाइड कहेंगे। और यहाँ पे जब ये न्यू मून होगा, न्यू मून के केस में भी स्प्रिंग टाइड रहेगी। अब ये जो स्प्रिंग टाइड है ये मंथ में 2 बार आती है, एक बार फुल मून वाले टाइम पे और एक बार न्यू मून वाले टाइम पे। नीप टाइड क्या होती है, नीप टाइड में सन, मून
जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये अर्थ है, इधर पे ऊपर हमने क्या बोल दिया, ऊपर मून है, सॉरी ऊपर यहाँ सन है और यहाँ साइड में मून है, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि मून यहां से खींच रहा होगा, सन यहां से खींच रहा होगा, दोनों अपना अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगे, और जब ये अपना अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगे तो इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। मून यहां से खींच रहा है, सन यहां से खींच रहा है, तो होगा क्या कि यहाँ पे नॉर्मली जो हाई टाइड बनती है वो ज्यादा हाई नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहां से सन भी खींच रहा है पानी को। और होता क्या है, जैसे नॉर्मली इधर पे लो टाइड और इधर पे हाई टाइड बन रही है, इधर पे ऊपर लो टाइड एंड इधर पे हाई टाइड है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे मून यहाँ पे है, पर अब ये नॉर्मल सिचुएशन थी, अभी हम सन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर मून यहाँ पे है तो हाई टाइड इधर बनेगी और लो टाइड यहाँ पे बनेगी, यहाँ लो टाइड रहेगा, यहाँ पे हाई टाइड रहेगा, ठीक है। अब मान लो सन यहाँ पे आ गया, अब सन इसको खींचेगा, सन जब इसको खींचेगा तो क्या होगा, पानी का लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, तो जितना लो टाइड का लेवल था उससे ऊंचा पानी हो जाएगा। अब क्योंकि सन ने पानी को खींच लिया है, तो पहले यहाँ पे हाई टाइड थी, वो बहुत ज्यादा हाई थी, पर अब ज्यादा हाई नहीं होगी, क्योंकि अब सन की वजह से ये वाला जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो नीप टाइड में क्या होता है, हाई से थोड़ी सी नीचे हो जाती है हाई टाइड, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे हो जाती है हाई टाइड, और लो टाइड के केस में क्या होता है, जो नॉर्मल लेवल था उससे थोड़ा सा ऊपर पानी चला जाता है लो टाइड का। अभी भी है ये हाई टाइड और ये लो टाइड ही है, ठीक है, बट है क्या कि पहले जो नॉर्मल लेवल था हाई टाइड का, अब उससे थोड़ा सा नीचे पानी चला गया है, और पहले जो नॉर्मल लेवल था लो टाइड का, अब उससे थोड़ा सा ऊपर पानी जा चुका है। तो नीप टाइड्स जो हैं ये नॉर्मली इनका टाइम पीरियड हम देखें तो ये स्प्रिंग टाइड के एक हफ्ते बाद आती हैं, 7 डेज बाद ये आती हैं। अब नेक्स्ट क्या है, पेरिजी एंड एपोजी की बात की गई है। पेरिजी मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जब मून अर्थ के सबसे ज्यादा पास होता है। तो जब मून अर्थ के बहुत ज्यादा पास होगा तो वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और जब वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो बहुत ज्यादा हाई टाइड और बहुत ज्यादा लो टाइड बनेगी। अगेन क्या होगा, हाइयर देन हाई एंड लोअर देन लो टाइड बनेगी। किस केस में, पेरिजी के केस में। एपोजी में क्या होगा, मून जो है वो अर्थ से फारदेस्ट पॉइंट पे होगा, सबसे दूर वाले पॉइंट पे होगा। अब जब मून सबसे दूर वाले पॉइंट पे होगा तो ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हाई टाइड नहीं बनेगी और बहुत ज्यादा लो टाइड भी नहीं बनेगी, पानी थोड़ा सा नीचे रहेगा, लो से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, हाई से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। अब जब पेरीहिलियन और एपीहिलियन के केस में हम देखें तो पेरीहिलियन मतलब होता है जब सन अर्थ के सबसे पास होता है या अर्थ सन से क्लोजेस्ट होती है, उस पॉइंट को हम पेरीहिलियन कहते हैं। इस केस में भी क्या होगा, सन का ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा क्योंकि पास में आ गया है, तो बढ़ जाएगा, तो अगेन यहाँ पे जो हाई टाइड है वो काफी ज्यादा बल्ज होगा, सन के आगे नॉर्मल से काफी ज्यादा हाई पानी जाएगा। और जब एपीहिलियन होगा, मतलब जब अर्थ जो है वो सन से फारदेस्ट पॉइंट पे होगी, जो कि लगभग 4 जुलाई वाला पीरियड रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कमजोर पड़ जाएगा, और जो टाइड्स हैं उन पे उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, मतलब लो टाइड बहुत ज्यादा लो नहीं होगी और हाई टाइड बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, ठीक है। तो पेरीहिलियन में मतलब जब क्लोजेस्ट होगा, चाहे सन हो चाहे मून हो, जब क्लोज होंगे तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा बल्ज होगा, ज्यादा हाई टाइड होगी। बट जब एपीहिलियन या फिर एपोजी है, दोनों ही फारदेस्ट पॉइंट पे हैं, तो क्या होगा कि ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई टाइड भी नहीं आएगी और बहुत ज्यादा लो टाइड भी नहीं होगी। अब होता क्या है कि जब पानी हाई टाइड बनने के लिए ऊपर बढ़ रहा होता है, मतलब जैसे लो टाइड का लेवल है, लो से जब वो हाई टाइड पे जा रहा होता है, उसका लेवल बढ़ रहा होता है, उस चीज को हम कहते हैं फ्लो और फ्लड। और हाई टाइड से जब पानी नीचे घट रहा होता है लो टाइड बनने के लिए, उस चीज को हम कहते हैं एब, E-double-B। तो एब मतलब जब पानी का लेवल घट रहा हो, हाई टाइड टू लो टाइड वाले केस को हम कहते हैं एब। लो टाइड से हाई टाइड जाने का मतलब क्या है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो उसको हम फ्लो या फ्लड कहते हैं। अभी टाइड्स किस तरीके से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो देखो जो टाइड्स है ना वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती हैं, सन मून एंड अर्थ की पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। और इनकी जो पोजीशन है ना वो हमें एक्यूरेटली पता है, मतलब हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पे अर्थ सन और मून की क्या पोजीशन होने वाली है, जिसकी वजह से हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके की टाइड आने वाली है। अब ये चीज हेल्प करती है नेविगेटर्स एंड फिशरमैन को प्लान करने में उनकी एक्टिविटीज को, कि उनको कोई भी काम करना है तो वो उस हिसाब से
प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नेविगेशंस में। जैसे अगर टाइडल हाइट अगर काफी हाई टाइड होगी तो वो हेल्प करेगी उन हार्बर्स वगैरह में जाने में जहां कोई बार है, एंट्रेंस पे अगर कुछ बार है, जैसे जमीन में हमने पढ़ा था बार्स, पिट्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब अगर यहाँ पे बार होगा, समुद्र के अंदर कुछ बार होगी, तो जब कोई नाव वगैरह इस पे आने की कोशिश करेगी तो हो सकता है अगर कम पानी होगा, पानी का लेवल कम होगा तो वो नाव उससे टकरा जाए। बट अगर पानी का लेवल अच्छा खासा तो नाव या शिप जो भी चीज है वो इजीली इसके ऊपर से क्रॉस कर सकती है। अगर पानी का लेवल ज्यादा होगा, अगर हाई टाइड होगी, तो इजीली जो ये नाव है वो आगे बढ़ सकती है और उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हाई टाइड क्या करती है, इजी नेविगेशन में हेल्प करती है। कहीं पे शैलो बार्स वगैरह हैं एंट्रेंस पे तो उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। टाइड्स जो है वो डीसिल्टिंग में भी हेल्प करती है। जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं नदी के पानी के अंदर या समुद्र के अंदर, जैसे रिवर एस्चुरीज में काफी सारा सेडिमेंट वगैरह रहता है, तो उनको क्लीन करने के लिए, उनको फिल्टर आउट करने के लिए भी टाइड्स हेल्प करती हैं। वो कंटिन्यूअसली पानी आता जाता रहता है तो उससे डीसिल्टिंग मतलब कि सेडिमेंट्स जो है वो रिमूव होते रहते हैं। टाइड्स जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को बनाने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कनाडा, रशिया, फ्रांस, इन सारी जगहों पे क्या है, बहुत सारे टाइडल पावर प्लांट्स हैं। टाइडल पावर प्लांट्स मतलब इस तरीके से इनलेट पे एक टरबाइन लगा दिया जाता है, एक तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जिससे जब हाई टाइड लो टाइड होगा, पानी अंदर जाएगा बाहर जाएगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली ये टरबाइंस जो है वो रोटेट करेंगी और बिजली प्रोड्यूस होगी। इंडिया में भी सुंदरबंस में दुर्गाद्वानी क्रीक है, एक जगह है जहां पे 3 मेगावाट का एक टाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो टाइड्स हैं उनको काफी अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स क्या होते हैं? ओशन करंट्स बेसिकली क्या है कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ओशन का वाटर जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक डेफिनेट पाथ को फॉलो करते हुए बहता जाए। तो जैसे रिवर बहती है ना, रिवर का पानी क्या होता है, कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में बहता जाता है। वैसे ही ओशन में पानी जो है वो कंटिन्यूअसली एक फिक्स डायरेक्शन में बहता जाए, तब उस चीज को, उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं। ओशन करंट जो है वो मेनली दो तरीके की फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होते हैं, प्राइमरी फोर्सेस एंड सेकेंडरी फोर्सेस। प्राइमरी फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि पानी के मूवमेंट को इनिशिएट करती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से पानी शुरू होता है बहना। सेकेंडरी फोर्सेस वो हैं जो कि उस फ्लो को बनाए रखती हैं, मतलब वो शुरुआत तो हो गई, पानी बहना शुरू तो हो गया, बट वो कंटिन्यूसली चलता जाए। तो वो फोर्सेस जो कि कंटिन्यूसली उसको चलाती रहती है, उसको रुकने नहीं देती, पानी कंटिन्यूसली एकदम बहता रहता है। तो जो फोर्सेस उसको कंटिन्यूसली फ्लो करवाती रहती हैं उन्हें हम सेकेंडरी फोर्सेस कहते हैं। जो शुरुआत कराती हैं पानी के मूवमेंट की उसे हम प्राइमरी फोर्स कहते हैं। तो प्राइमरी फोर्सेस कौन कौन सी हैं? हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, जब सूरज की गर्मी के कारण क्या होता है, पानी एक्सपेंड कर जाता है। पानी एक्सपेंड करेगा तो एक जगह से, जैसे जहां पे गर्मी है, इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो जब पानी गर्म होगा तो वो एक्सपेंड करेगा, तो इसीलिए क्या होता है कि जो इक्वेटर वाला रीजन है वहां का ओशन का लेवल 8 सेंटीमीटर हाइयर है मिड लेटीट्यूड्स के मुकाबले। मिडिल लेटीट्यूड्स जो टेम्परेट रीजन है वहां पे जो ओशन वाटर है उसका लेवल नीचे है और इसका लेवल 8 सेंटीमीटर ऊपर है। तो होगा क्या कि जब इक्वेटर वाला पानी थोड़ा ऊपर होगा और मिडिल लेटीट्यूड वाला पानी नीचे होगा, तो इक्वेटर वाली तरफ से मिड लेटीट्यूड्स की तरफ पानी बहना शुरू कर देगा। तो ये क्या, एक तरीके से सूरज की गर्मी ने क्या किया, पानी की मूवमेंट को इनिशिएट किया। अगर पानी एक्सपेंड नहीं होता, अगर ग्रेडियंट नहीं बनता, इस तरीके से स्लोप नहीं बनती, तो पानी मूव ही नहीं करता, वो सब अपनी अपनी जगह पे ऐसे स्थिर रहते। बट हुआ क्या कि पानी एक्सपेंड किया, उसकी हाइट बढ़ी, इक्वेटर वाले रीजन से वो मिड लेटीट्यूड्स की तरफ उसने मूव करना शुरू कर दिया। देन विंड, हवा भी क्या करती है, जब हवा जो है सरफेस वाटर से टकराती है तो उसको फोर्स करती है, उसको मूव करवाती है। ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी पता है हमें, वो चीजों को नीचे की तरफ खींचती है। अब एक तरफ से जो ग्रेविटी है वो चीजों को नीचे की तरफ खींच रही है, वो कंटिन्यूअसली उसको पुल कर रही है। उससे क्या होगा, पानी नीचे पाइल अप होता जाएगा। अब जहां नीचे पानी हो रहा है ऊपर गैप बन जाएगा, इस गैप को फिल करने के लिए पानी जो है वो यहाँ पे रश इन करेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे करंट जो है वो चलने लगेंगे। कोरिलेस फोर्स क्या करती है, कोरिलेस वो फोर्स है जो कि रोटेटिंग बॉडी पे लगती है और वो उस रोटेटिंग बॉडी पे चलने वाली जो चीजें हैं उनकी डायरेक्शन को मोड़ देती है। जैसे हमारी अर्थ एक रोटेटिंग बॉडी है, उसके ऊपर हवा चल रही है। हवा में हमने एयर सर्कुलेशन वाले चैप्टर में देखा था जब हमने विंड सिस्टम पढ़ा था कि किस तरीके से हवा जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट तरफ और सदर्न हेमिस्फेयर में वो लेफ्ट तरफ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो विंड की डायरेक्शन को हम देखते हैं। सिमिलरली ओशन वाटर जो है वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोरिलेस फोर्स के कारण राइट तरफ टर्न ले लेता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो
सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें जो ओशन वाटर है वो लेफ्ट तरफ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये कोरियस फोर्स भी क्या कर रही है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उसको इंटरवीन कर रही है और उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट तरफ मूव करा रही है और सदर्न हेमिस्फेयर में उसे लेफ्ट तरफ मूव करा रही है। अभी होता क्या है कि इस तरीके से पानी जब मूव करता है, ये करंट्स जब चलते हैं तो बीच में बहुत सारा पानी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके चारों तरफ ये करंट्स जो है वो सर्कुलर मैनर पे घूमते रहते हैं। एक तरफ से पानी आया, अब एक तरफ से जैसे इनिशिएट हो गया, लेट्स से हम कहते हैं, आप मान लो कि हमने बोला कि इक्वेटर वाली तरफ पानी जो है वो गर्म हुआ, एक्सपेंड हुआ, थोड़ा ऊपर की तरफ हुआ, मिड लैटिट्यूड्स वाली जगह थोड़ी ढलान बनी, तो यहाँ पे इक्वेटर से मिड लैटिट्यूड्स की तरफ पानी बहना शुरू कर देगा। अब जब इक्वेटर से पानी मिड लैटिट्यूड की तरफ बहेगा तो इक्वेटर वाला जो एरिया है वो खाली हो गया, वहां पे पानी खत्म हो गया, मतलब वहां पे कम हो गया। तो अब इस गैप को भरने के लिए मिड लैटिट्यूड से जो पानी है वो आएगा और इसको फिल करेगा। ठीक है, तो एक सर्कुलर मैनर में जो करंट्स हैं वो फ्लो करते रहेंगे इस तरीके से, एक जगह से दूसरी जगह पानी जाएगा, फिर दूसरी जगह से उस जगह से पानी घूमकर इधर पे आएगा गैप को फिल करने के लिए। तो कंटिन्यूअसली इस सर्कुलर मैनर में पानी जो है वो मूव करता रहेगा और इसके बीच में क्या होगा, जो बीच वाला पानी है, जैसे आप यहाँ देखोगे बहुत सारे ये करंट्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहे हैं। अब ये सर्कुलर मैनर में फ्लो कर रहे हैं, होगा क्या, बीच में ना पानी ट्रैप हो जाएगा, बहुत सारा पानी बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगा, बीच में काफी सारा पानी एक्यूमुलेट है और इसके साइड साइड में पानी जो है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, करंट्स चल रहे हैं। सो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जहां पे ये पानी एक्यूमुलेट हो गया है और उसके चारों तरफ साइड साइड में जो करंट्स हैं वो घूम रहे हैं सर्कुलर मैनर में, इसको हम एक जायर कहते हैं। और अब हम बात करें अगर इसकी वर्टिकल मूवमेंट की, तो ऐसा नहीं है कि पानी हॉरिजॉन्टली मूव होता है, तो वर्टिकली भी मूवमेंट होती है। वर्टिकली जो मूवमेंट है वो बेसिकली कैसे होती है, देखो जो डेंस वाटर होता है, डेंस वाटर कैसे होता है, जैसे जो सेलाइन वाटर है, ज्यादा सेलाइन वाटर होगा वो ज्यादा हैवी हो जाएगा, ज्यादा डेंस हो जाएगा। जब वो ज्यादा डेंस हो जाएगा तो वो नीचे सिंक करेगा, नीचे बैठने की कोशिश करेगा, और जो कम सेलाइन वाटर है, लो सेलेनिटी वाला वाटर है, वो क्या करेगा, वो ऊपर सरफेस पे तैरने लगेगा। तो होता क्या है, हमने सैलिनिटी वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि सरफेस वाटर पे लेस डेंस वाटर रहता है एंड डीप ओशन में हाई डेंस वाटर रहता है। अब ये जो हो रहा है सिस्टम की, हाई डेंसिटी वाला नीचे जा रहा है पानी और ऊपर आ रहा है लो डेंसिटी वाला, तो इस तरीके से हल्की सी मूवमेंट हो रही है। इसके साथ साथ जो कोल्ड होता है वाटर, कोल्ड वाटर भी थोड़ा हैवी होता है या वो ज्यादा डेंस होता है। कोल्ड वाटर डेंस होता है और वार्म वाटर लाइट होता है, लेस डेंस होता है, तो इसकी वजह से कोल्ड वाटर भी सिंक करता है। तो होता क्या है कि जो पोल वाले इलाके हैं वहां पे ठंडा पानी रहता है और जो इक्वेटर वाला एरिया है वहां पे वार्म वाटर रहता है। तो जो ठंडा पानी है ये क्या करता है, ये इक्वेटर वाली तरफ आके मूव करने लगता है और ये सिंक भी करता है, एट द सेम टाइम ये सिंक कर रहा होता है, आगे बढ़ता है और सिंक करता है, नीचे की तरफ बैठता है। जैसे यहाँ पे हम देखें इस तरीके से, अगर हम ये नॉर्मल वाटर लेवल ले लें, ये नॉर्मल वाटर लेवल है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे इक्वेटर है। इसमें क्या होगा कि जब पानी, पोल्स का जो ठंडा पानी है, जब वो आगे की तरफ बहेगा तो वो आगे तो बहेगा बट सिंक भी करेगा, नीचे की तरफ सिंक भी करेगा। अब ऊपर जो ये एरिया खाली हो गया, ये वाला जो एरिया खाली हो गया, इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ से क्या होगा, ये जो इक्वेटर वाला पानी है ये ऊपर आएगा और यहाँ पे इस तरीके से बहने लगेगा। तो इस सर्कुलर मैनर में इस तरीके से एक पूरा करंट जो है वो बहेगा, इक्वेटर से ऐसे पानी जा रहा है और पोल से पानी ऐसे आ रहा है। तो ये जो इक्वेटर वाला पानी है ये वार्म होगा, तो इसको हम कहेंगे वार्म करंट, यहाँ पे इसे हम बोलेंगे वार्म करंट। और जो पोल से पानी आ रहा होगा क्योंकि वो ठंडा होगा तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड करंट। तो इस तरीके से ये वार्म करंट एंड कोल्ड करंट एक सर्कुलर मैनर में घूमते रहते हैं। जैसे आप यहाँ मैप में भी देखोगे, इधर पे नीचे यहाँ पे जो सॉलिड लाइन है वो वार्म करंट की है और जो डॉटेड लाइन है वो कोल्ड करंट की है। तो यहाँ पे ऊपर से तो वार्म करंट ऐसे आ रहा है, ये वार्म करंट आ रहा है और नीचे से कोल्ड करंट उसकी जगह ले रहा है। तो इस तरीके से ये सर्कुलर मैनर में पानी जो है वो मूव करता रहेगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक हम देखें ओशन करंट के, तो ओशन करंट की जो स्पीड होती है ना उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं, कि ओशन करंट कितनी तेजी से चल रहा है उस चीज को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। और इसको हम नॉट्स में मेजर करते हैं कि ओशन की ड्रिफ्ट कितनी है, तो हम बताएंगे कि इतने नॉट है। तो नॉट बेसिकली यूनिट है, जैसे हम वेट को केजी में नापते हैं, हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, इसी तरीके से ओशन करंट की जो स्पीड है जैसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं, इसको नॉट्स में नापते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सरफेस
होता है, सरफेस वाटर होता है, वो काफी ज्यादा उसकी ड्रिफ्ट होती है, काफी तेज उसकी स्पीड होती है, और जो नीचे डीप ओशन में वाटर होता है वो ज्यादा स्पीड नहीं होती है उसकी। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो सरफेस वाटर की जो स्पीड है, सरफेस लेवल पे जो करंट बह रहे हैं उनकी स्पीड 5 नॉट्स तक भी पहुंच सकती है, 5 नॉट या उससे कम रहती है। और जो डीपर ओशन रहते हैं उनकी बस 0.5 नॉट्स या उससे कम रहती है, मतलब उनकी मैक्सिमम, डीपर ओशन के जो करंट हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड 0.5 नॉट होती है। 1 नॉट इज इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर पर आवर। 1 नॉट का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 1.85 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हैं डिस्टेंस। तो 5 नॉट जो है वो किसकी है, सरफेस लेवल पे जो करंट चल रहे हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड 5 नॉट है, डीपर लेवल पे जो करंट्स चल रहे हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड 0.5 नॉट है। तो इस तरीके से ये इसकी स्पीड है। और जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट होगी, हम उतना ही बोलेंगे कि वो करंट स्ट्रांग है, और जितनी कम उसकी ड्रिफ्ट होगी या जितनी कम उसकी स्पीड होगी उतना ही हम बोलेंगे कि वो लेस स्ट्रांग है या उसकी स्ट्रेंथ कम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स, कि ओशन करंट के कौन कौन से टाइप है। तो मेनली हमने जो ओशन करंट है उनको दो बेसिस पे क्लासिफाई किया है। पहला है डेप्थ के बेसिस पर और दूसरा है उसके टेम्परेचर के बेसिस पर। डेप्थ के बेसिस पर दो क्लासिफिकेशंस हैं, सरफेस करंट्स एंड डीप वाटर करंट। सरफेस करंट वो करंट होते हैं जो लगभग 400 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो सरफेस वाटर है, 400 मीटर तक का जो डेप्थ होती है वहां तक हम सरफेस वाटर नॉर्मली लेते हैं। इन 400 मीटर की डेप्थ में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है करंट का, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सरफेस करंट। ठीक है, इसके बाद हम डीप वाटर की बात करें तो डीप वाटर करंट्स जो हैं ये 400 मीटर से लेकर नीचे वाला जितना भी एरिया है ओशन का, अप टू द ओशन फ्लोर, वो पूरा डीप वाटर के अंदर आ जाएगा। तो 90% जो वाटर है वो डीप वाटर करंट्स में रहता है, या डीप वाटर है जो वो 90% है, और सरफेस वाटर जो हमने बोला ये 400 मीटर तक है, ये सिर्फ 10% है पूरे ओशन का। तो ज्यादातर पानी किस में है, डीप वाटर में है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पानी है वो किन वेरिएशंस की वजह से मूव करता है, जो डेंसिटी एंड ग्रेविटी में जो चेंजेस हैं, कहीं पे कम डेंस है कहीं पे ज्यादा डेंस है, जहां ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पानी नीचे सिंक कर जाएगा, सिंक करेगा तो फिर जहां से वो सिंक करेगा उस गैप को फिल करने के लिए दूसरी जगह से पानी आएगा। इस तरीके से डीप वाटर में करंट्स चलते हैं। तो डीप वाटर क्या करता है, यहाँ पे जैसे मेनली जो हाई लैटिट्यूड्स है, हाई लैटिट्यूड्स में जो डीप वाटर है, क्योंकि वो बहुत ठंडा हो जाता है पानी, तो वो बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, वो नीचे की तरफ सिंक करने लगता है। और जब एक तरफ से वाटर सिंक करेगा तो इस तरीके से ग्रेडियंट बन जाएगा, तो दूसरी तरफ से पानी जो है उस वाटर को फिल करने के लिए आने लगेगा। तो ये चीज डीप ओशन में हो रही है। डीप ओशन में दो तरीके से करंट बन रहे हैं मेनली, मतलब किन किन वजहों से, डेंसिटी एंड ग्रेविटी की वजह से, राइट। तो हमने पहले क्या देखा कि जो डेप्थ के बेसिस पे हैं दो तरीके के करंट होते हैं, सरफेस करंट एंड डीप वाटर करंट। सरफेस करंट वो जो 400 मीटर की गहराई तक होते हैं, डीप वाटर करंट्स वो जो उससे नीचे की गहराई पे होते हैं। डीप वाटर करंट्स मेनली डेंसिटी और ग्रेविटी की वजह से हो सकते हैं, एंड जो सरफेस में होता है, सरफेस में भी जैसे डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें भी रोल प्ले करती हैं। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है टेम्परेचर के बेसिस पर। तो टेम्परेचर के बेसिस पर दो तरीके के करंट्स हैं, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। कोल्ड करंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये ठंडे इलाकों से गर्म वाले इलाकों की तरफ आते हैं, ठंडा पानी लेके चलते हैं, इसीलिए इनको कोल्ड करंट कहते हैं। ये जो करंट है ये नॉर्मली कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं, मतलब लो एंड मिडिल लेटीट्यूड वाले इलाकों में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न कोस्ट पे आपको कोल्ड करंट देखने मिलेगा। और ये चीज दोनों ही हेमिस्फेयर में ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में दोनों में ही लो एंड मिडिल लेटीट्यूड्स में कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड करंट मिलता है। हायर लेटीट्यूड्स में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, वहां पे कोल्ड करंट ईस्टर्न मार्जिन पे मिलता है कॉन्टिनेंट के। आप इसको मैप में देख सकते हो, जैसे मैप में यहाँ पे क्या है कि जो करंट है, कोल्ड करंट है, वो आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेंगे। इधर पे ये ऑलरेडी जैसे ब्लू से हो रखा है ये वाला एरिया, ये क्या है, ये कोल्ड करंट है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन ये कोल्ड करंट है। और ये लेटीट्यूड भी आप देखोगे ये लो से लेके मिड लेटीट्यूड वाला इलाका है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न मार्जिन पे है ये जैसे साउथ अमेरिका है, इसके वेस्ट ये और ये ईस्ट है, वेस्टर्न मार्जिन पे आपको करंट देखने मिल रहा है, कोल्ड करंट। यहाँ पे अफ्रीका के वेस्टर्न मार्जिन पे, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न मार्जिन पे। तो होगा क्या
कि लो एंड मिड लेटीट्यूड्स में आपको वेस्टर्न मार्जिन पे देखने मिलेगा। अब देखो सदर्न हेमिस्फेयर में तो उसके आगे जमीन नहीं है, उसके आगे फिर एंटार्क्टिका शुरू है जो कि एकदम पोलर इलाका है। पर अगर हम बात करें यहाँ पे जो हायर लेटीट्यूड्स है उनमें थोड़ी सी जमीन है, इधर पे काफी ज्यादा लैंड का एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हायर लेटीट्यूड में कोल्ड करंट जो है वो ईस्टर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका, तो ये नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न मार्जिन है, तो ईस्टर्न मार्जिन पे आपको ये चीज देखने मिलेगी। इसी तरीके से जो वार्म करंट है, वार्म करंट में सब कुछ अपोजिट होगा। वार्म करंट क्या करते हैं, वो गर्म पानी लाते हैं, गर्म वाले इलाकों से वो ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं, तो गर्म पानी लेके जाते हैं ठंडे इलाकों में। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में जब हम बात करते हैं लो एंड मिडल लेटीट्यूड्स की, तो वहां पे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में आपको वार्म करंट देखने मिलेगा। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हायर लेटीट्यूड्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें वेस्टर्न साइड आपको वार्म करंट देखने मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजर ओशन करंट्स। तो ये जितने भी ओशन करंट्स होते हैं ना, ये जैसा कि हमने पहले भी देखा कि प्राइमरी फैक्टर्स में कि विंड्स जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ओशन करंट्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से, कोरिलिस फोर्स से, कि जिस जिस डायरेक्शन में, जैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से कहीं पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है, कहीं पे साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है, कहीं पे क्लॉकवाइज जो है एयर मूव करेगी, कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज एयर मूव करेगी। तो कुछ उसी तरीके से जो ओशन के करंट्स हैं वो भी मूव करते हैं। तो मतलब वो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, जिस तरीके से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चल रहा है उसी तरीके से करंट्स भी चलेंगे। अगर हवा ईस्ट टू वेस्ट चल रही है तो करंट्स भी ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, क्योंकि हवा उनको ढकेल के, हवा क्या करेगी, पानी को ढकेल के ईस्ट टू वेस्ट ले जाएगी। सो यू विल सी ईस्ट टू वेस्ट जो है वो करंट बह रहे हैं। इस तरीके से एयर सर्कुलेशन जो है वो काफी ज्यादा असर डालती है। अब एयर सर्कुलेशन जो है वो मिड लेटीट्यूड्स में मेनली एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में होते हैं, और ज्यादातर ये चीज आपको सदर्न हेमिस्फेयर में स्ट्रांग दिखेगी। मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन काफी अच्छे से सदर्न हेमिस्फेयर में बनती है, मिड लेटीट्यूड वाले इलाकों में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी बनती है, बट अगर हम कंपेयर करें तो सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो वहां पे जो ओशन सर्कुलेशन है वो भी सेम एंटी साइक्लोनिक कंडीशन दिखाएंगे। कंडीशन मतलब एंटी साइक्लोनिक पैटर्न दिखाएंगे। एंटी साइक्लोनिक में अगर हम देखें, जो रोटेशन होती है हवा की, जैसे हम सदर्न हेमिस्फेयर में बात करें तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, जो एयर है वो अपने लेफ्ट तरफ मूव कर जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सिमिलरली क्या होगा, जैसे अगर हम देखें जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में जो विंड्स हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी, तो आपको समुद्र में जो करंट है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ दिखेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं उनमें वाटर या एयर जो है वो क्लॉकवाइज मूव करती है, उसमें क्लॉकवाइज मूव करेगी, तो आपको जो समुद्र का पानी है, जो करंट है, वो भी क्लॉकवाइज कंडीशन में मूव करता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो अफेक्ट करती हैं। हायर लेटीट्यूड्स की बात करें, हायर लेटीट्यूड्स पे जहां जो विंड है वो मोस्टली साइक्लोनिक होती है, मतलब जो एक तरीके से सब पोलर लो वाला इलाका है जहां पे साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं, वहां पे ओशन सर्कुलेशन भी सेम साइक्लोनिक पैटर्न जो है वो शो करेगा। अब वो रीजन्स जहां मॉनसूनल फ्लो काफी ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, जहां मॉनसून वाली हवाएं चलती हैं, वहां पे मॉनसून विंड्स जो है वो करंट मूवमेंट को अफेक्ट करेंगी। जिस डायरेक्शन में मॉनसून विंड्स मूव कर रही है उस डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। कोरिलिस फोर्स जो है वो भी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कोरिलिस फोर्स क्या करती है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट तरफ टर्न करवा देती है, एंड नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फेयर में क्या करती है, जो हवा या पानी है उसको लेफ्ट तरफ टर्न करवा देती है। तो वार्म ओशन करंट्स जो कि इक्वेटोरियल रीजन से चलेंगे और हायर लेटीट्यूड्स की तरफ जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो जाते जाते राइट तरफ टर्न कर जाएंगे। वहीं जब सदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो सदर्न हेमिस्फेयर में जब इक्वेटर से जो करंट है वो चलेंगे पोल की तरफ, तो वो अपने लेफ्ट तरफ टर्न कर जाएंगे। इस तरीके से जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये 30 डिग्री के आसपास वाला इलाका है, ये 30 डिग्री पे क्या होता है, सब पोलर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है। तो ये बेसिकली एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में आप यहाँ देखोगे कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इस तरीके से, और ये अपने आप में ही एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज देखोगे जो कोरिलिस फोर्स की वजह से होगी, जैसे यहाँ पे ये वार्म करंट आ रहा था, अब ये लेफ्ट तरफ को आए जा रहा है, ये लेफ्ट तरफ अपने बढ़े जा रहा है। तो कोरिलिस फोर्स क्या करती है, इस तरीके से जो ओशन करंट्स हैं उनकी डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है।
ओशनिक सर्कुलेशन क्या करती है, इट ट्रांसफॉर्म्स हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर। तो जिस तरीके से एयर सर्कुलेशन क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह में हीट ट्रांसफर करती है, जो गर्म वाले इलाके हैं वहां से टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर को ठंडे वाले इलाकों में ले जाती है। सेम जो ओशन का वाटर है ये भी सेम चीज करता है ओशन सर्कुलेशंस के थ्रू। ओशन सर्कुलेशंस में जैसे कोल्ड करंट जो है वो वार्म इलाकों में जाएगा तो वहां के पानी को ठंडा करेगा, वार्म करंट ठंडे इलाकों की तरफ जाएगा, जैसे इक्वेटर वाले रीजन है वहां पे गर्म पानी होता है, तो यहाँ से जब पोल की तरफ करंट जाएंगे तो वो वार्म करंट होंगे, तो ये यहाँ से गर्म पानी लेके ठंडे इलाकों में जाएंगे तो हीट ट्रांसफर होगी, वहां का टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा। इस तरीके से जो करंट्स हैं ये हीट को ट्रांसफर करते हैं। कोल्ड वाटर्स ऑफ आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक जो सर्कल्स हैं वो इक्वेटर की तरफ जाते हैं, इक्वेटर वाले जो इक्वेटर का पानी पोल की तरफ जाएगा, पोल वाला पानी जो है वो इक्वेटर की तरफ आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे वाले रीजन में ये अपने अपने हीट जो है वो ट्रांसफर करेंगे। तो मेजर करंट्स अगर हम देखें यहाँ पे, सो सबसे पहले अगर आप इक्वेटर पे देखोगे ये वाले इलाके में सारे ही ओशंस में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि जैसे एकदम बीच में जो इक्वेटर है, इक्वेटर वाली लाइन एकदम सेंटर में जो लाइन पड़ेगी उस पे आपको इक्वेटोरियल काउंटर करंट दिखेगा, इसके जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी वेस्ट टू ईस्ट। इसके ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दिखेगा और इसके नीचे साउथ इक्वेटोरियल करंट होगा, और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, इनकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो नॉर्मली ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं और बीच में क्योंकि वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, इसीलिए उसका नाम है इक्वेटोरियल काउंटर करंट, राइट। अब और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन में इधर पे ये पेरुवियन करंट है, यहाँ पे ये विंड जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो चलेगी नीचे, जैसे एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट भी कहते हैं। यहाँ पे ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। इसके साथ नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आप देखोगे तो इधर पे ये जापान का क्यूरोशियो करंट है, ऊपर ये कामचटका करंट है, फिर यहाँ अलास्का करंट है, यहाँ कैलिफोर्निया करंट है। तो ब्लू कलर से जितने भी हैं वो कोल्ड करंट है और रेड कलर से वार्म करंट्स हैं। आप अटलांटिक ओशन में देखोगे तो इधर पे ये गल्फ स्ट्रीम है जो कि एक वार्म करंट है, ऊपर से लैब्राडोर करंट आएगा, यहाँ से ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो जा रही है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये कैनरीज करंट है। इसमें आप नीचे देखोगे साउथ अटलांटिक ओशन में तो इधर पे ये एक कोल्ड करंट है, बेंगुएला करंट, यहाँ पे वार्म करंट है, ब्राजीलियन करंट। नीचे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट सब में कॉमन है, ये एक आती रहेगी और इसकी एक ब्रांच जो है ये ऊपर की तरफ कटती रहेगी। फिर अगर आप इंडियन ओशन में देखोगे तो इस तरफ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, यहाँ पे ये वही इक्वेटोरियल काउंटर करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, और फिर ये मोजाम्बिक करंट, और फिर यहाँ पे अगुला करंट। इस तरीके से ये सारे करंट्स जो हैं वो चलते रहेंगे। अभी जो ओशन करंट्स हैं ये जिन जिन जगहों से जाते हैं या जो भी हैं ओशन करंट्स, कोल्ड वाले हों चाहे वार्म वाले हों, ये हमारी लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी अफेक्ट करते हैं। तो हमने इनकी पोजीशन वैसे ऑलरेडी देख चुकी है कि जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कोल्ड ओशन करंट है वो आपको वेस्टर्न मार्जिन पे देखने मिलेगा और जो वार्म ओशन करंट है वो आपको ईस्टर्न मार्जिन पे देखने मिलेगा। बेसिकली यहाँ वाले एरिया की बात हो रही है, जैसे ये वाले जो एरियाज हैं इसमें आपको क्या देखने मिलेगा कि जो कोल्ड ओशन करंट है दैट इज देयर ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे आपको ये कोल्ड करंट देखने मिल रहे हैं, ये वेस्ट कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न तरफ है, और जो वार्म ओशन करंट है वो आपको कॉन्टिनेंट की ईस्ट तरफ देखने मिलेंगे। वहीं जब आप थोड़े हायर लैटिट्यूड्स की बात करोगे तो हायर लैटिट्यूड्स में जो सब ट्रॉपिकल हाई होता है वहां पे क्या है, वहां पे जो वार्म ओशन करंट है वो वेस्टर्न मार्जिन पे देखने मिलेगा और कोल्ड ओशन करंट जो है वो ईस्टर्न मार्जिन पे देखने मिलेगा। तो इधर पे क्या बताया हुआ है कि इनका अफेक्ट कैसे होता है हमारे ऊपर। पहले अगर हम देखें कोल्ड वाटर्स का या जो कोल्ड ओशन करंट है, ये जिन जिन जगहों से होके जाते हैं वहां का टेम्परेचर ये कम कर देते हैं, क्योंकि ठंडा पानी है तो टेम्परेचर ये माहौल को भी थोड़ा ठंडा कर देंगे, टेम्परेचर थोड़ा लो रहेगा, डायरनल एंड एनुअल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर भी लो रहेगा। यहाँ पे फॉग होगा बट ये एरियाज जो है वो जनरली एरिड रहेंगे, सूखे रहेंगे, क्योंकि देखो जो ठंडा इलाका है, जो कोल्ड टेम्परेचर अगर रहेगा तो वहां पे इवोपोरेशन नहीं हो पाएगी, इवापोरेशन नहीं होगी तो बादल नहीं बनेंगे और बारिश नहीं होगी। इसीलिए ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पे आपको काफी ज्यादा एरिड रीजन देखने मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट भी आपको देखने मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको सहारा डेजर्ट है, टिकामा डेजर्ट है, यहाँ पे दूसरे डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, तो वो सारे यहाँ पे आपको वो भी ऑलमोस्ट वेस्टर्न मार्जिन पे देखने मिलेंगे। तो इनका मतलब रीजन ये है कि यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट जो है वो वेस्टर्न मार्जिन पे बह रहे हैं।
तो कोल्ड ओशन करंट के केस में हमने देखा यहाँ पे फॉग रहता है और यहाँ पे थोड़ा सा एरिड रीजन रहता है। जब आप वार्म करंट्स की बात करते हो तो वार्म करंट क्या करते हैं, इक्वेटोरियल वाले रीजन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है। अब यहाँ पे वैसे ही गर्मी और ऊपर से वार्म करंट बह रहे हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, प्लस यहाँ पे बारिश भी होती है, रेनी क्लाइमेट रहता है। क्योंकि अगर गर्म पानी रहेगा तो वो इवेपोरेट करेगा तो अगेन वही सेम चीज की बादल बनेंगे और बारिश आएगी। तो वार्म करंट्स क्या करते हैं, वो बारिश वाला माहौल बनाते हैं, बारिश लाने का काम इस तरफ करते हैं। अब जहां पे ये कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मिलेंगे ना, तो इनका जो मिक्सिंग जोन होगा वो जोन काफी ज्यादा फेवरेबल रहता है फिशिंग के लिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल पानी का बढ़ जाता है। यहाँ पे जो प्लैंकटॉन्स हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिन्हें मछलियां खाती हैं। तो जब यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ वाटर होगा, जब यहाँ पे कोल्ड एंड वार्म वाटर मिलेगा, तो पहली बात तो टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहेगा, जिसकी वजह से ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म पानी में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स नहीं जी पाते, बहुत ज्यादा ठंडे पानी में भी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो जब यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सिंग वाला टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे कोल्ड एंड वार्म टेम्परेचर जब मिलेंगे, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स मिलेंगे, तो वहां पे टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। वहां पे प्लैंकटॉन्स ग्रो करेंगे, उन प्लैंकटॉन्स को खाने के लिए मछलियां आएंगी। ऊपर से यहाँ पे अपवेलिंग भी हो रही होगी, क्योंकि वार्म वाटर अगर यहाँ से जाएगा तो नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो अपवेलिंग होगी, तो बहुत सारी मछलियां यहाँ पे आएंगी। इस वजह से ये वाले जो एरियाज हैं, जो मिक्सिंग जोन है, जहाँ पे भी कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मिल रहा है, ये बहुत अच्छे फिशिंग जोन होते हैं। यहाँ पे जो मछलियां हैं वो अच्छा खासा ग्रो करती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे ओशन करंट जो है वो कैसे अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, बारिश वगैरह लाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये करंट्स। प्लस यहाँ पे फिशिंग जोन भी काफी अच्छा होता है। So with this, we have come to the end of our chapter number 13 of class 11 geography. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you are new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye.